Guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the next lecture of ecology and environment for JKPSI revision series. जो JKPSI की रिवीजन सीरीज चल रही है उसी का हम आज स्टार्ट करने वाले हैं. नेक्स्ट लेक्चर मैंने ऑलरेडी आपको 10 लेक्चर्स दिए हैं. आज लेक्चर नंबर 11 है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे. चलो हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे. आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा ओजोन लेयर. ओजोन लेयर होता क्या है इसके बारे में जानेंगे. पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि ओजोन इज़ ए गैस. ये एक गैस है मेड अप ऑफ. ये जो JKPSI का जो पहला पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया. ओजोन एक गैस है, किसका बना है आपको बना 3 ऑक्सीजन एटम्स का ये बना हुआ है जिसको O3 जनरली हम बोलते हैं. ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी बताया. आज हम पढ़ने वाले हैं ओजोन लेयर. ओजोन लेयर क्या है, किस रिलेटेड है ये जानेंगे. ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर. ठीक है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है उसके लोअर पोर्शन में हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है. जैसे कि ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है और ये हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर है. ओजोन किस लेयर में है आपको बोलना है. अर्थ की जो लोअर लेयर जो होते हैं वहाँ पर हमें ओजोन देखने को मिलता है. तो ओजोन लेयर कहाँ पर है. O3 लेयर आप बोलोगे स्ट्रेटोस्फेयर में. सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है. It has the potential to absorb around 97 to 99% of harmful ultraviolet radiations coming from the sun that can damage life on earth. इस ओजोन लेयर का पोटेंशियल कितना है. इसका पोटेंशियल है ऑलमोस्ट ये 97 से 99% जो भी रेडिएशंस आती हैं अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेडिएशन जिनको आप बोलते हो सन से आती हैं जो हमारे लाइफ को डैमेज करता है अर्थ के ऊपर, उन्हीं रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, कितना 99 से 97 से लेकर 99%. इफ द ओजोन लेयर वाज एब्सेंट मिलियंस ऑफ पीपल वुड डेवलप स्किन डिजीजेस एंड मे हैव वीकनेड इम्यून सिस्टम. ये इम्पैक्ट बोला जाता है अगर ओजोन लेयर नहीं होता स्ट्रेटोस्फेयर में तो क्या होता. जो भी लोग यहाँ पर मिलियंस ऑफ लोगों की स्किन डिजीज होती, जनरली स्किन कैंसर बोलते हैं, कैटरेक्ट प्रॉब्लम आ जाती है, आइज विजन में प्रॉब्लम आ जाती. ठीक है, और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो भी वीक हो जाता अगर ओजोन लेयर नहीं होता. हाउएवर साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड ए होल इन द ओजोन लेयर ओवर एंटार्क्टिका. लेकिन साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया एक होल कहाँ पर, एंटार्क्टिका के आसपास. तो ये आपको पता है ये पूरा अर्थ है. यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से ही दिखाऊं. ये हमारा अपना अर्थ हो गया, ये ट्रॉप का कैंसर, यहाँ पर एंटार्क्टिका, ये आपको याद रखना. तो यहाँ पर ओजोन होल देखने को मिलता है. अब क्वेश्चन है सर ओजोन होल का मतलब क्या है. ओजोन होल कुछ नहीं है. ये अगर ओजोन लेयर की थिकनेस इतनी है, ओजोन लेयर की थिकनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है. थिकनेस इसकी जो होती है कम हो जाती है, ऐसे इतनी थिकनेस इसकी बनेगी. तो थिकनेस एक्चुअली जो होती है वही होता है. एक्चुअली थिकनेस कम होती है ओजोन लेयर की, उसी को ओजोन होल बोला जाता है. और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन होल कहाँ पर डिस्कवर किया गया है, आपको बोला एंटार्क्टिका में. ये भी क्वेश्चन पूछा गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है. नेक्स्ट, दिस वाज फोकस्ड देयर कंसर्न ऑन वेरियस एनवायरमेंटल इश्यूज एंड स्टेप्स टू कंट्रोल देम. बहुत सारा फोकस किया गया है जो भी ये कंसर्न है एनवायरमेंटल इश्यूज का उनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीशन एक एनवायरमेंटल कंसर्न है ना. ठीक है, एक एनवायरमेंटल इशू है, उसको सॉल्व करना ज़रूरी है. द मेन रीज़न फॉर द ओजोन होल आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्या क्या मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से ओजोन होल हो गया. मतलब अगर ओजोन की थिकनेस इतनी थी, ठीक है, और इसकी थिकनेस कम हो गई है. ठीक है, क्या रीज़न है कि ओजोन होल आपको देखने को मिलता है, थिकनिंग ऑफ ओजोन लेयर आपको देखने को मिलता है. आपको बोला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको आप शॉर्ट में CFC के नाम से जानते हो. कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, CCl4 आप जिसको बोलते हो. ठीक है, जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFC जिनको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट माना जाता है जो कारण है, जो काज है, जो रीज़न है किसके लिए, ओजोन लेयर में होल होने के लिए. ठीक है, ये आपको याद रखना. ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन. ये सभी डायरेक्ट MCQs हैं लेकिन स्टेटमेंट्स के फॉर्म में. नेक्स्ट, ओजोन डिप्लीशन
एक्चुअली यही पूछा गया है। थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर, कहाँ पर आपको बोलना है अपर एटमॉस्फेयर, मतलब ये जनरली कहाँ पर बोला जाता है। एक्चुअली यहाँ पर आपको इतना याद रखना है, ये ट्रोपोस्फेयर लोअर लेयर्स में, मतलब जो भी लोअर लेयर्स है आपके पास, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, फिर आउटर स्फीयर, एक्सोस्फेयर, फिर पूरा जो है आपके पास स्पेस आ जाता है, आउटर स्पेस। लेकिन ये लोअर लेयर्स में ही देखने को मिलता है। लोअर लेयर्स के किस में आपको बोलना है, ये लोअर लेयर्स के किस में, स्ट्रेटोस्फेयर में पूछा जाता है। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है, बात समझ आ रही है। दिस हैपन्स व्हेन क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स इन द एटमॉस्फेयर कम इन कॉन्टैक्ट विथ ओजोन एंड डिस्ट्रॉय द ओजोन मॉलिक्यूल। लेकिन ये ओजोन होल होता कैसे है, मैंने आपको बोला क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, मैंने काजेज आपका बोला। लेकिन अब इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है आपको बोलना है। जो क्लोरीन हमारे पास होता है Cl, क्लोरीन प्लस ब्रोमीन, जिसको आप Br लिखते हो, ये क्या करते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन के एटम्स क्या करते हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट में आ जाते हैं। किसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, आप बोलोगे सर ओजोन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, O3 के कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये ओजोन को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। बोला जाता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन जो है ये डिस्ट्रॉय करता है 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। याद रखना है, 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है एक क्लोरीन मॉलिक्यूल। आप खुद देखो कि कितनी एफिनिटी, कितना खतरनाक है क्लोरीन ओजोन के लिए। ये भी लिखा भी है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इट इज डिस्ट्रॉयड मोर क्विकली देन इट इज क्रिएटेड। अब ओजोन जो है, देखो ये अगर ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय किया, अगर यहाँ पर इतना डिस्ट्रॉय किया तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इतना क्रिएट हो गया, चलो मान लिया। इतना अगर डिस्ट्रॉय हो गया हम बोलेंगे चलो इतना और क्रिएट हो गया, यहाँ से मान लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, सपोज इतना डिस्ट्रॉय हो गया, ओजोन लेयर इतना डिस्ट्रॉय हो गया, थोड़ा ही क्रिएट हो गया, थोड़ा ही नया ओजोन बनता है, थोड़ा सा क्रिएट होता है। तो दैट मीन्स ये तो बहुत नुकसान है। अगर रेट ज़्यादा है खर्चने की एज कम्पेयर टू आपके इनकम से, आप तो घाटे में पड़ जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको जो है लोन लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली यहाँ पर ही इट इज़ डिस्ट्रॉयड मोर क्विकली देन इट्स क्रिएटेड। ओजोन जो है इसका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर इसका रिजनरेशन, इसका मतलब इसका क्रिएट होना। सम कंपाउंड्स रिलीज क्लोरीन एंड ब्रोमीन ऑन एक्सपोजर टू हाई अल्ट्रावायलेट लाइट। जब कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जब उनके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ती हैं, तो वो कंपाउंड्स क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं क्लोरीन प्लस ब्रोमीन, विच देन कंट्रीब्यूट्स टू ओजोन लेयर डिप्लीशन। फिर ये क्लोरीन और ब्रोमीन क्या करता है, ये ओजोन लेयर डिप्लीशन करता है। सच कंपाउंड्स आर नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। इनको हम ODS बोला जाता है। ODS का मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या होते हैं। आपको बोला ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ओजोन को क्या करते हैं, डिप्लीट करते हैं, उनको बोलते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। जैसे कि क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, क्योंकि ये जब रिएक्ट करते हैं ओजोन लेयर के साथ, ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस दैट कंटेन क्लोरीन, वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जिनके पास क्लोरीन है, वो कौन कौन सा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आप देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, आप देखो इसमें भी क्लोरो का मतलब इसमें भी क्लोरीन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड C2Cl टेट्राक्लोराइड Cl3, आप देखो इसमें भी क्लोरीन है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, देखो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, आप देखो इसमें भी क्लोरीन है। मिथाइल क्लोरोफार्म, आप बोल सकते हैं मिथाइल का मतलब CH3Cl, ठीक है। तो इस तरीके से मिथाइल क्लोरोफार्म भी हम बनाते हैं, इसमें भी क्लोरीन आपको देखने को मिलता है। मतलब वो सब्सटेंसेस जिसमें क्लोरीन आपको देखने को मिलेगा, वो सभी सब्सटेंसेस क्या हैं, आप बोलोगे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो ये सारा लिस्ट है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का। आ रही बात समझ ठीक है, क्योंकि इसमें ओजोन है और ये ओजोन ही रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, आपको बोलना है ओजोन डिप्लीशन के लिए। क्यों, इन्हीं सब्सटेंसेस के ऊपर, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन्हीं के ऊपर क्या पड़ता है, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस उनके ऊपर अटैक करता है, ये ब्रेक डाउन करता है और क्लोरीन निकल जाता है, फिर उसी की वजह से ओजोन डिप्लीशन। वेयर एज द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस दैट कंटेन ब्रोमीन आर हेलोन्स, ठीक है, हेलोन्स होते हैं वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जिनमें ब्रोमीन हमें देखने को मिलता है, उसमें से हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रो ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, ये ऐसे क्लोरीन, ये ऐसे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है जिसमें हमें ब्रोमीन देखने को मिलता है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर मोस्ट एबंडेंट
एबेंडेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, सबसे खतरनाक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या है? मोस्ट एबेंडेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन सा है? आपको बोलना सबसे एबेंडेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC का आपको पहले ही प्रायोरिटी रखनी है। इट इज़ ओनली व्हेन क्लोरीन एटम रिएक्ट्स विद सम अदर मॉलिक्यूल्स इट डज नॉट रिएक्ट विद द ओजोन। ठीक है, जब क्लोरीन क्या करता है, जब क्लोरीन बाकी सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करता है ना, तो उस टाइम जो है ओजोन के साथ ये रिएक्ट नहीं होता है। लेकिन जनरली हम बोलते हैं कि क्लोरीन जब निकल जाता है वो ओजोन के साथ ओजोन को क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है, अब हम इस ओजोन को कैसे प्रिवेंट करेंगे? अब ओजोन डिप्लीशन को हमें रोकना भी है ना, कुछ स्टेप्स लेने भी है ना आपको। ऐसे तो नहीं चलेगा कि आप बोलोगे सर ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, होने दो, चलो आपने तो अपनी लाइफ निकाली 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है जो कि यहाँ पर लाइफ ही पॉसिबल नहीं होगी पूरे अर्थ के ऊपर। तो इसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लेने हैं। अब कौन सा स्टेप लिया गया है? एक प्रोटोकॉल किया गया है जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन पूछा गया आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू फुलफिल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसको डिज़ाइन किया गया। क्यों डिज़ाइन किया? इसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है? आपको बोलना है सर किस लिए? ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए। मतलब ओजोन लेयर डिस्ट्रक्शन जो होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए इसको बनाया गया। आप देखो, आपको JKP SI 2022 जो 27 मार्च को आपको हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, यही लिखा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज प्रपोज्ड इन 1987 टू स्टॉप द यूज, प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। इसमें यह बताया गया है जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज हैं उनका ना तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ना तो उनकी प्रोडक्शन कर सकते हो, ना उन चीज़ों को आप इंपोर्ट कर सकते हो जिसमें भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, और मैंने आपको ऊपर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बताया है। एंड मिनिमाइज देयर कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में है उसको मिनिमम लेवल तक लेकर आओ, टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर ऑफ द अर्थ, सो दैट हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन वाज डायरेक्टली आस्क्ड इन JKP एग्जाम 27 मार्च। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही है। अगर आप ये लेक्चर्स मिस कर रहे हो ना, जानबूझकर मिस कर रहे हो, बोल रहे कि चलो नहीं देखेंगे, तो आप अपने पैर पे सीधे कुल्हाड़ी मारोगे। क्यों कुल्हाड़ी मारोगे? अगर 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ 10 में से 10 इसी PDF से निकल जाएंगे। 10 में से 10 मार्क्स जोक नहीं है, 10 मार्क्स में आप बहुत ज़्यादा आगे चले जाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है, सर ये बताओ काजेज क्या हैं ओजोन डिप्लीशन के? ओजोन डिप्लीशन अगर हो रहा है क्या क्या काजेज हैं? तो मैंने आपको ये ऑलरेडी डिटेल में बोला है। एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आपको पढ़नी होगी आप पढ़ो। मैंने लिखा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किन में होता है? आपको बोलना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये होता है सॉल्वेंट्स में, ये एरोसॉल्स में होता है। रेफ्रिजरेटर, जो आपके पास रेफ्रिजरेटर घर पे जो आप एयर कंडीशनिंग यूज़ करते हो, जो एयर कंडीशनर्स आपके पास होते हैं, वहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पाए जाते हैं। क्योंकि अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रीज़न है इसकी वजह से ओजोन लेयर की डिप्लीशन होती है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये किस किस में पाया जाता है, उन चीज़ों का हम यूज़ नहीं करेंगे। डेफिनेटली सॉल्वेंट्स होते हैं, स्प्रे, एरोसॉल्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशन एट्सेट्रा। आई होप ये बात आपको समझ आ रही होगी। द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर आर ब्रोकन डाउन बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन होता है कहाँ पर? स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था। रिलीज क्लोरीन एटम, फिर क्लोरीन एटम रिलीज होता है। दीज एटम्स रिएक्ट विद ओजोन, फिर ये क्लोरीन रिएक्ट होता है ओजोन के साथ और इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्च, अगर हम ऐसा रॉकेट लॉन्च करते हैं जो अनरेगुलेटेड है, ठीक है, उसको रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्च तो करना है लेकिन वो एक उसको सही ढंग से करना होता है, एक प्रॉपर वे में करना होता है। ये कहाँ पर ये रॉकेट लॉन्च किस तरीके से होना चाहिए, कहाँ पर गिरना चाहिए, किस तरीके से कहाँ पर ये आना चाहिए, ये रॉकेट जो है किस स्पेस किस लेयर में जाना चाहिए, कहाँ पर रहना चाहिए, सारा कुछ पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा तो इससे भी क्या हो जाएगा, इससे भी एक ये ओजोन लेयर डिप्लीशन देखने को मिलेगा। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स NO2, NO, N2O आर हाईली रेस्पॉन्सिबल डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा अगर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के रिलेटेड, आपको जहन में आना चाहिए हाँ सर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी रेस्पॉन्सिबल हैं किस लिए? ग्रीन, हाँ इसके लिए, सॉरी, ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। नेचुरल काजेज भी हमारे पास होते हैं, ये तो हम निकालते थे अभी, ये चीज़ें वीज़ें जो भी थे इनका यूज़ करते थे। लेकिन हमारे पास और भी मेथड्स हैं जिसको बोला जाता है मैन मेड।
जिसको नेचुरल काजेज बोलते हैं। जैसे कि नेचुरल काजेज की वजह से कैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन होगी, ऐसा क्या क्या चीज़ें निकलती है नेचुरल काजेज से जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन होती है। सबसे पहले आप बोलते हो वॉल्केनिक इरप्शन, जो वॉल्केनो होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलते हैं, वो भी रेस्पॉन्सिबल बनता है ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर, मुझे समझ में आ गया है। ठीक है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, नेचुरल काजेज। ठीक है अब यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा है टेबल के फॉर्मेट में भी। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, इनका सोर्स क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ पर होते हैं? रेफ्रिजरेटर्स, कंडीशनर्स, सॉल्वेंट्स, ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स। हेलोन्स कहाँ पर होते हैं? आपको फायर एक्सटिंग्विशर, ये भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। कार्बन टेट्राक्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर के। ठीक है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म एडेसिव्स एरोसॉल्स में होता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये भी फायर एक्सटिंग्विशर्स में होता है। एयर कंडीशनर, सॉल्वेंट्स। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। अब क्या क्या इफेक्ट्स हैं किसके? ओजोन डिप्लीशन। अगर ओजोन डिप्लीशन होता है क्या हो जाएगा? आपको बोलना है ह्यूमन हेल्थ खत्म हो जाएगी, ह्यूमन हेल्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके बाद दिस माइट रिजल्ट इन सीरियस हेल्थ इश्यूज अमंग ह्यूमंस सच एज स्किन डिजीज, कैंसर, सनबर्न्स, कैटरैक्ट, आई प्रॉब्लम, विजन में प्रॉब्लम आती है, क्विक एजिंग एंड वीक इम्यून सिस्टम। एजिंग भी जल्दी होगी और इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और आप डिजीज का शिकार हो जाओगे। ठीक है। Effect on animals, direct exposure to ultraviolet radiations leads to skin and eye cancer in animals। एनिमल्स के ऊपर भी। इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? आपको पता है एनवायरनमेंट में क्या होगा। हमारे पास फ्लावर्स हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो जाएगी, प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होगी। प्लैंक्टॉन्स, प्लैंक्टॉन्स का मतलब होता है जो कि जो कि पानी में रहते हैं प्लैंक्टॉन्स, इसमें फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ज़ूप्लैंक्टॉन्स, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और पूरा इकोसिस्टम इससे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सर इतना तो आपने बताया, ये तो बताओ सोल्यूशन, हमें क्या कर लेना चाहिए सो दैट हम ओजोन डिप्लीशन को रोक सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने कारण बताया उसी को नहीं करोगे आप। जैसे मैंने बोला ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का यूज़ नहीं करो, तो बन गया एक सोल्यूशन आपके पास। The depletion of ozone layer is a serious issue and various programs have been launched by the government of various countries to prevent it। ओजोन डिप्लीशन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ ने क्या किया है, कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जिसकी वजह से हम इस सीरियस इशू को रिजॉल्व करेंगे। However, steps should be taken at the individual level as well as to prevent the depletion of ozone layer। एज वेल टू प्रिवेंट द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये तो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो भी है, लेकिन कुछ और भी स्टेप्स हैं जो हम इंडिविजुअल लेवल पे ले सकते हैं, घर पे हम ले सकते हैं। फॉर रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ करते हो आप, एरोसॉल्स का आप यूज़ करते हो, ठीक है, फोम्स का यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें आप इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हो। अवॉइड ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ व्हीकल्स क्योंकि वहाँ पर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स निकलते हैं। यूज़ इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो इको फ्रेंडली है। यूज़ नाइट्रोजन ऑक्साइड शुड बी प्रोहिबिटेड, जो नाइट्रस ऑक्साइड का यूज़ करते उसको पे बैन होना चाहिए। मेन एम जो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, ये मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपका डेट पता होना चाहिए 1987, ऐसा फैक्ट पूछा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, आप बोला 1987 में। ठीक है, और इसका मेन फोकस जो था मिनिमाइज करना है किसको, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, और उसके बाद क्या हो जाएगा, हम ओजोन लेयर डिप्लीशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? हाँ सर समझ आ गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी हैं, और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो यहाँ पर आपको याद रखना है। सबसे पहला, डिजीज काज्ड बाय एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, कौन कौन से डिजीज? एयर पोल्यूशन की वजह से, वाटर पोल्यूशन के, नॉइज पोल्यूशन, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते इसलिए मैंने लिखा। एयर पोल्यूशन से क्या हो जाता है, जिसको आप एजमा बोलते हो और लंग कैंसर होता है। वाटर पोल्यूशन की वजह से डायरिया और कॉलरा होता है। नॉइज़ की वजह से आप सुनने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, हियरिंग प्रॉब्लम, और हाइपरटेंशन आपको होगा, हाई ब्लड प्रेशर होता है। ये यहाँ पर फिर से कॉपी हो गया एक्चुअली, तो यहाँ पर हाँ एक और प्रोटोकॉल है जिसको बोला जाता है कीटो प्रोटोकॉल। ये क्योंकि अगर आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा है आपको कीटो प्रोटोकॉल भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये कीटो प्रोटोकॉल हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे, और बाकी मेजर एक्चुअली हमें ग्रीन हाउस गैसेस हम पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरली जो होता है उसके रिलेटेड हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और देखेंगे, और भी जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको फिनिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो बोलो यस सर, हमें बिल्कुल बहुत सही लगा। तो नेक्स्ट लेक्चर कल इस कॉलेज एनवायरनमेंट को हम क्या करेंगे, टाटा बाय बाय करेंगे, जहाँ से आपका सारे क्वेश्चंस बनेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।